Hello everyone, welcome you all to Chemistry Mantra classes. This is Vishal and today we are going to discuss the most important multiple choice question from chemical reaction and equation. जी हाँ बच्चों, आज हम लोग MCQs जा रहे हैं डिस्कस करने बच्चों, जो कि आपके पूरे चैप्टर को ओवरऑल कवर करता है। तो बच्चों इससे प्रीवियस क्लास में हम लोग ने अपने पूरे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के चैप्टर को पूरे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज अच्छे से कवर कर लिया है। अब वो हमारा चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। तो चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के फॉर्म में, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। बच्चों देखिए ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप बहुत सतर्क रहिएगा, जिसमें पूछ रहा है डज नॉट हैपन। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है जनरली, उसमें ये नॉट को लोग इग्नोर कर देंगे और गलत आंसर को टिक करके आ जाएंगे। तो इस चीज से बच्चों आप बहुत सतर्क रहिएगा। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक पढ़िए, क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। इसमें से क्या चीज है जो कि केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। बच्चों हमें पता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में ओल्ड बॉन्ड जो होता है ब्रेक होता है और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये तो होता है केमिकल रिएक्शन में, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग है। दूसरा देखते हैं बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बच्चों ये भी किसी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो हम जैसा बताएं बच्चों आपको कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है बच्चों, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और उसका प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होता है। तो ये भी होता है केमिकल रिएक्शन में, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा देखिए बच्चों, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। देखिए यहां पे देखिए क्या कह रहा है, एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। देखिए इसका कहने का मतलब रिएक्शन होने के पहले रिएक्टेंट मान लीजिए कार्बन है, तो रिएक्शन होने के बाद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन का ही एलिमेंट होगा। ऐसा नहीं कि कार्बन नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा या फिर कार्बन हाइड्रोजन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कार्बन कार्बन ही रहेगा। यहां पे क्या कह रहा है कि एटम ऑफ वन एलिमेंट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर, दूसरे में नहीं चेंज होगा बच्चों। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है बच्चों। चौथा देख लीजिए क्या कर रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट। ये भी होता है बच्चों किसी केमिकल रिएक्शन में। हमें पता है बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो हमारा बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर सी है। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। अब ये कह रहा है बच्चों, यहाँ चार ऑप्शन दे रखा है, कह रहा है कि कौन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, कौन सा ऐसा चीज है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, मतलब जो केमिकल रिएक्शन जिसमें नहीं हो रहा है। अब देखिए पहला बोल रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो बच्चों हमें पता है डाइजेशन ऑफ फूड, फॉर एग्जांपल हम लोग जो भी चीज खाते हैं, मान लीजिए आप चावल दाल गेहूं आटा जो भी चीज खाते हैं, तो बच्चों हमारे चावल दाल गेहूं आटा में जनरली क्या प्रेजेंस होता है बच्चों, स्टार्च होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये सब चीज हमारे जो स्टार्च होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, डिकम्पोज होता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ग्लूकोज में। और आपका जो प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट होता है, एमिनो एसिड में। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो मतलब पहले में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है। ठीक, दूसरे में देखिए प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगेन बच्चों एक प्रोसेस है जिसमें कि केमिकल रिएक्शन होता है, हम सभी को मालूम है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड देखिए बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, और फोर्थ है मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। बच्चों दो ऑप्शन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहला बोल रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड। आपको पता है बच्चों कोई भी चीज जब जलता है तो वहां क्या होता है बच्चों, केमिकल चेंज इन्वॉल्व होता है और वो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस करता है। कह रहा है हमारा विच वन डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन, तो बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स में बच्चों केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। डी देखिए मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटिंग। देखिए
फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स। तो फोर्थ ऑप्शन जनरली हो क्या रहा है, हम किसी वैक्स जो है उसको जला रहे हैं और वो उसका फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज मतलब पहले वो सॉलिड फॉर्म में था, बाद में लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, तो मतलब उसमें फिजिकली चेंज हो रहा है पर केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों डी, मेल्टिंग ऑफ कैंडल वैक्स ऑन हीटिंग। दिस डी ऑप्शन डज नॉट इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। ओके, तो ये बच्चों था मेरा पहला दो क्वेश्चन। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन में मूव करते हैं। बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन ये है, यू आर गिवन द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट यू शुड मिक्स विद द सोल्यूशन ऑफ। अब बच्चों ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देने वाली चीज ये है, आपको जो भी सोल्यूशन जहां भी मिले बच्चों, जो भी सोल्यूशन हो या जो भी सब्सटेंस हो, आपको सबसे पहले एक नोट बनाना है और उस सब्सटेंस या उस सोल्यूशन का जो भी कलर है उसको आपको नोट डाउन करके एक जगह रखना है। याद नहीं करना है, बस आप नोट डाउन करके एक जगह रख दीजिए और उसको बस डेली प्रैक्टिस की तरह देखते रहिए। आपको सभी सोल्यूशन और सब्सटेंस का जो कलर होता है बच्चों वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन क्या होता है बच्चों, पर्पल कलर। तो ये सारे कुछ सब्सटेंस या कुछ सोल्यूशन है बच्चों जिसके कलर आपको नोट करके रखने हैं। ठीक है, पहला चीज। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यू आर गिवन द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। हमें किसका सोल्यूशन दिया है बच्चों, लेड नाइट्रेट का। ठीक, अब कह रहा है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन येलो प्रेसिपिटेट। अब इसके सोल्यूशन से हमें क्या बनाना है बच्चों, येलो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करना है। तो हमको किसके साथ लेड नाइट्रेट को मिक्स करना होगा ताकि हमें येलो प्रेसिपिटेट मिले। तो बच्चों आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि येलो प्रेसिपिटेट कब मिलेगा। येलो प्रेसिपिटेट हमें मिलता है जब लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, तब हमें मिलता है येलो प्रेसिपिटेट। येलो जो लेड आयोडाइड होता है बच्चों वो येलो कलर का होता है, जो कि एज अ प्रेसिपिटेट लेफ्ट बिहाइंड हो जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन की। तो लेड आयोडाइड, अब देखिए बच्चों हमें लेड नाइट्रेट दे रहा है, नाइट्रेट का सोल्यूशन है और हमें चाहिए आयोडाइड। इसका मतलब बच्चों हम उस सब्सटेंस के साथ रिएक्शन कराएंगे जिसमें आयोडाइड का सोल्यूशन हो, तभी तो हमें आयोडाइड मिलेगा, सिंपल। तो अब आप इसमें नजर डालेंगे बच्चों तो आप देखेंगे सिर्फ एक ही ऐसा सोल्यूशन है बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड, एक ही ऐसा सब्सटेंस है जिसमें, जो कि किस चीज का सब्सटेंस है बच्चों, आयोडाइड का सब्सटेंस है। बाकी सब किसके हैं जी, क्लोराइड के, नाइट्राइड के और सल्फाइड के। तो ऑब्वियसली बच्चों इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड। मतलब हमको लेड नाइट्रेट का रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराने पे हमको क्या मिलेगा बच्चों, लेड आयोडाइड मिलता है जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो ये बच्चों कहीं लिख लीजिए कॉपी में कि लेड आयोडाइड कैसे कलर का प्रेसिपिटेट होता है बच्चों, येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, एसिड विच डिकलराइज पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज। तो सबसे पहले आपको नोट कर लेना है बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन किस कलर का होता है बच्चों, पर्पल कलर का। अब कह रहा है कि हम किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का पर्पल कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, कलरलेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों, ये हम लोग देख भी चुके हैं रिएक्शन, हम लोग सिट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का पर्पल कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन में। ये एक एग्जांपल भी होता है किसका बच्चों, चेंज इन कलर का। तो ये ऐसा रिएक्शन है बच्चों जो क्या बताता है कि केमिकल रिएक्शन में कलर का चेंज से भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, पर्पल कलर का जो पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन है वो कलरलेस हो जाता है जब आप उसको सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे बच्चों आप नोट कर लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, पर्पल। ठीक है, और सिट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे वो पर्पल कलर कलरलेस में चेंज हो जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय।
अब देखिए जब क्विक लाइम का रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो बच्चों देखिए रिएक्शन क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं स्लेट लाइम। ठीक है बच्चों, तो जब हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है फॉर्मेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम लोग स्लेट लाइम कहते हैं। तो कह रहा है ये रिएक्शन किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक्स है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या इसमें देखिए कहीं हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, नहीं, तो ये नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइम प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन हो रहा है स्लेट लाइम का पर एज अ प्रेसिपिटेट नहीं। ठीक है, तो सेकंड वाला ऑप्शन नहीं हुआ। थर्ड, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बच्चों हमें पता है ये कैसा रिएक्शन है, ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और हमको पता है बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन में लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और जब भी हीट प्रोड्यूस होगा मतलब रिएक्शन मिक्सचर का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा बच्चों, राइज होगा। क्योंकि रिएक्शन का नेचर कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो बच्चों हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ होता है इसमें बहुत ज्यादा रिएक्शन मिक्सचर का टेम्परेचर राइज हो जाता है, इसीलिए ये किस चीज का कैरेक्टराइज्ड है बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बच्चों करेक्ट हो गया। चेंज इन कलर ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों कि कलर चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों बार बार कह रहे हैं अगर ऐसा क्वेश्चन है नॉट एन तो बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि हमेशा ज्यादातर मिस्टेक होता है ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जो बोलता है नॉट एन एंडोथर्मिक और आप लोग लगा के आ जाते हैं मान लीजिए एज एन एंडोथर्मिक। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। तो बच्चों यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो पहला मेरा जो है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है मेरा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। सेकेंड वाला भी हमारा रिएक्शन कैसा है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसमें भी हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तीसरा देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स इस ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये भी हमारा रिएक्शन है बच्चों। कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कह रहा है नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये देखिए बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। तो बच्चों ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। और हमको पता है बच्चों रेस्पिरेशन एक कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और हम रिएक्शन में कैसे शो करेंगे बच्चों, यहाँ पे प्लस एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा रिएक्शन कैसा है बच्चों, ये मेरा एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और इस रिएक्शन को ही हम कहते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन प्रोसेस है बच्चों, जिसमें ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा ये दो क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बच्चों मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब कौन सा इसमें है ऑप्शन जो कि जिसमें क्या हो रहा है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है। अब अगेन बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन से रिएक्शन होते हैं, जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो अब देखिए बच्चों कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं बच्चों। आपको पता है बच्चों वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है तो वाटर किसमें ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। तो बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो सकता। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा होता है बच्चों। हमारा सेकेंड हो गया प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आपको पता है बच्चों अभी कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस किए हैं कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो हीट प्रोड्यूस हो रहा है मतलब क्या है बच्चों, एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है तो रिएक्शन कैसा होगा मेरा, एक्सोथर्मिक होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड देख लीजिए फोटोसिंथेसिस, उसमें भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं हो रहा होता है बच्चों। फोर्थ है कन्वर्जन ऑफ लाइमस्टोन इनटू क्विक लाइम, लाइमस्टोन जब क्विक लाइम में कन्वर्जन हो रहा हो बच्चों तो इसमें भी हीट प्रोड्यूस नहीं होता है बच्चों, तो हमारा रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता।
तो मेरा सेकंड ऑप्शन है बच्चों प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये सेकंड ऑप्शन बच्चों मेरा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन आर बैलेंस्ड टू सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इन केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, हम आपसे बोले जब भी केमिकल रिएक्शन आप लिखिए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आपको चेक करना है वो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। कारण क्या है, हम केमिकल रिएक्शन को आखिर बैलेंस क्यों करते हैं, बिना बैलेंस किए क्या नहीं चलने वाला है। तो देखिए बच्चों, हमें पता है बच्चों, जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो किसको फॉलो करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है बच्चों, मास इज नीदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ठीक है बच्चों, हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो हम लोग बैलेंस इसलिए करते हैं ताकि जो हमारा मास का रिएक्टेंट का जो मास है वो इक्वल हो किसके मास के, प्रोडक्ट के मास के। बच्चों, हम लोग रिएक्शन को बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि वो फॉलो करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी ऑलवेज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए बच्चों हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा कुछ एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें कि हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिए थ्रू एमसीक्यू के। तो बच्चों, ऐसे ही एमसीक्यू आपको अगर कोई और बुक से या फिर कहीं और किताब से मिले तो बच्चों आप उसको रेफर कीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो ये था बच्चों हमारा पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यहाँ बच्चों हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को रैप अप कर रहे हैं। बच्चों, हमने सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और लॉजिक को यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस को भी देख लिया है। अब हम लोग बच्चों यहाँ पे इस चैप्टर को रैप अप कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म में बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे बच्चों, वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों आई होप कि जो भी चीज आपको पढ़ाया बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हमने सारे लेक्चर का लिंक दे रखा है, आप वहां से जाके मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम खत्म कर रहे हैं अपने लेक्चर को और साथ में ही अपने पहले चैप्टर को भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे बच्चों एक नए चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।